अगर आपका करंट ऐसे जाए टू 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 टू, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट, जो आपके घर में नहीं यूज होता। लेकिन अगर आपका करंट ऐसे जाए, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपके घर में यूज होता है। और ये वाला जो करंट है आपका पीरियोडिकली चेंज करता है। ये जो ऊपर नीचे ग्राफ है ना, इसको साइनोसॉइडली बोलते हैं। और इसी चैप्टर की हम रिवीजन करने वाले हैं आज। आपको ये चैप्टर आता हो या ना आता हो, इस रिवीजन के बाद आपको ऐसा आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन आप इसके बाद अटेम्प्ट करके आ पाओगे। इस बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा हुआ है ना, वो आपके पेपर में या तो आया हुआ है और या तो आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नोट्स भी दूंगा, डेरिवेशन भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा, ट्रांसफॉर्मर भी कराऊंगा। तो चलिए करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो करंट जो आप घर में यूज करते हो। और ये जो करंट है ना, ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये आपका पीरियोडिकली चेंज करता है। अब ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, उसके बिहाफ पे हमारे पास सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है। और जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, उसके साथ जैसे बताया ना, साइनोसॉइडली चेंज करता है, तो साइन आएगा ही आएगा। वी नॉट हमारा पोटेंशियल होता था, नॉर्मली जो पोटेंशियल होता है वो वी नॉट होता है, बट यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, वी नॉट डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज है। ठीक है, नोट डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बता रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास हो रहा है, आई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे जो आई नॉट है, आई नॉट जो आपका की पीक करंट है, और जो आपका वी नॉट है दैट इज पीक वोल्टेज है, ये दोनों किस पे है? सेम एंगल पे है। आई नॉट भी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वी नॉट है, कोई भी एंगल नहीं बना रहे, सेम ही लाइन में है। तो जब सेम लाइन में होंगे तो आपका जो फाई है वो होगा जीरो, मतलब करंट एंड पोटेंशियल एट सेम एंगल है। तो यहाँ पे आपका आई नॉट वी नॉट बाय आर हो जाएगा। और आई आर एम एस, ठीक है, आर एम एस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो जो आई आर एम एस होगी वो आपकी वी आर एम एस बाय आर। ये कहाँ से आया? वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से हमने निकाला है। तो ये आपका सिंपल रहेगा। अब आ जाता है पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होगा वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई। जैसे आप पावर होता है ना, पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है नॉर्मली फॉर्मूला, जो हमें याद होना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका एक फैक्टर और आ जाता है जिसको बोलते हैं कॉस फाई, और इस कॉस फाई को अलग से बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आता है। तो यहाँ पे डिसिपेटेड पावर आपका वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस है इंटू में कॉस फाई, जो कि पावर फैक्टर है। अब कॉस फाई, यहां पे देखो फाई कितना है? जीरो, क्योंकि आई नॉट और वी नॉट क्या है? ये जो फाई होगा ना, एंगल होगा आई नॉट और वी नॉट के बीच में। यहाँ पे एंगल कितना है? जीरो। और कॉस जीरो 1 होता है, कॉस जीरो 1, तो यहाँ पे 1 रखो तो पावर आ गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यहां से आपको वैल्यू मिल गई पावर की। आपसे पूछ लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये वाला, इसमें आपका जो पावर डिसिपेटेड है वो कितना होगा, निकालो। तो यहां से आप निकाल दोगे कि एंगल बिटवीन आई नॉट और वी नॉट कितना होता है? जीरो। तो यहां से आप निकाल दोगे कि आई नॉट और वी नॉट के बीच में एंगल जीरो होता है। इस वैल्यू में पुट करा और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपके पी की वैल्यू आ गई। अब एक बात जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो वैल्यू है ना पावर की, ये मैक्सिमम है। आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, या फिर आपका एलसीआर सर्किट हो, सब में से आपका जो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेटेड होता है ना, वो होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये था भाई आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब आ जाते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली का मतलब ये है कि खाली वही लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे प्योरली इंडक्टर है तो आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, तो इस वाले में देखो हमारे पास सर्किट है जिसमें आपका क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा है और आपका पोटेंशियल इसमें भी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें भी वी नॉट साइन ओमेगा टी। बट इसमें क्या होगा, देखो आपका जो वी नॉट है और आई नॉट है, मतलब पीक वैल्यूज आपके जो करंट और पोटेंशियल की, वो वेरी कर रही है। और यहाँ पे आप देखोगे जो करंट है ना, वो लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2, जो वोल्टेज से करंट जो है पाई बाय 2 से पीछे है। वी नॉट आप देख सकते हो कितना ऊपर है, कितने से, यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है पाई बाय 2। तो आपका जो वी है, पोटेंशियल है, वो क्या है, आपका करंट से आगे है, कितना, पाई बाय 2। अब यहाँ से अगर आगे है तो यहाँ से आपका आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, साइन तो आएगा ही। ठीक है, आपको बता दिया अगर आई नॉट है तो यहाँ पे साइन तो आएगा ही, साथ में ओमेगा टी।
ओमेगा टी, लेकिन कितना पीछे है, पाई बाय 2 पीछे है, तो ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। अब कैपेसिटिव में क्या होता है, कैपेसिटिव में आपका जो होता है क्या आगे होगा, करंट लीड करेगा। यहाँ पे करंट क्या है, पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव पाई बाय 2। यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, देखो करंट जो है 90 से लीड कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 किस में आएगा, आपका कैपेसिटिव में आएगा। अब एक बात यार ध्यान से सुन लो, कैपेसिटिव सी प्लस लैंग्वेज होती है ना, तो यहां से ध्यान रखना, जो कैपेसिटर होगा ना, कैपेसिटर में आपका जो है पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब प्लस पाई बाय 2 होगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सी प्लस से याद रहेगा। तो ये वाली आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होती है इंडक्टर के लिए, और प्लस होती है आपकी कैपेसिटर के लिए। अब यार एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, यहां पे ना आपका डेरिवेशन आती है इस वाले की, आपको पीडीएफ लिंक दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, इस वाले का भी और कैपेसिटर वाले का भी, ये दोनों पूछे जाते हैं। डेरिवेशन मैंने डी लिखा हुआ है यहाँ पे, डेरिवेशन आती है, तो इन दोनों को बड़े अच्छे से कर लेना। अब यार यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल भी आते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में एक्सएल, ये कैसे लिख दिया अभी आपने भाई, ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे कैसे लिखा आपने, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में एक्सएल। एक्सएल क्या है, ये एक्सएल आपका एज अ रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला इंडक्टर के अंदर जो होता है वो होता है रिएक्टेंस, और उसको बोलते हैं हम एक्सएल। क्या बोलेंगे, एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एनालॉग है ये रेजिस्टेंस का, कहां, जहां पे आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, लाइक इंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है, तो वहां पे होता है रिएक्टेंस यूज। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में आर आता है, आर की जगह लिखा हमने एक्सएल। तो ये आपकी पीक वैल्यू आ गई करंट की, और ये आई आर एम एस। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल आपका इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएल और ओमेगा के बीच में आपको ग्राफ पूछ लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्सएल और ओमेगा के बीच में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में स्ट्रेट लाइन, और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई म्यू, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसकी जगह 2 पाई म्यू रख सकता हूं। तो तब आपसे पूछ लेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ बनता है, तब भी आपका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आ रहा है। अब यार ये चीजें भी क्लियर होती जा रही हैं। अब पावर डिसिपेशन पाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल देता है आपके इंडक्टर में कितना पावर डिसिपेशन होगा, या फिर आपसे पूछ देता है मिनिमम पावर डिसिपेशन किस में होता है, या फिर आपसे बोल देता है कि पावर डिसिपेशन इंडक्टर में 0 होता है, प्रूफ करो। तो देखो भाई कैसे प्रूफ करोगे, आपको मैंने पावर का फॉर्मूला बताया, कौन सा, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई। अब कॉस फाई मैंने आपको बताया आई नॉट और वी नॉट के बीच में एंगल है, यहाँ पे चेक करो कितना है, आई नॉट और वी नॉट के बीच में एंगल है भैया 90, यहाँ पे 90 रखो, कॉस 90 0, कॉस 90 0, 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, ये पूरा 0, तो पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर क्या हो गया, 0। तो यहां पे आपसे पूछ लेते हैं मिनिमम आपका किस में होता है पावर डिसिपेशन, तो इंडक्टर में और कैपेसिटर में, दोनों में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया मिनिमम किस में होता है, इंडक्टर कैपेसिटर, मैक्सिमम कितने में होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो यार ये चीजें हैं जो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आया था कैपेसिटिव पे, जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटर का पहले ही सेम बता दिया था यहां तक। अब इसमें आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में एक्सी हो जाएगा, यहाँ पे एक्सएल था, या एक्सी हो जाएगा। कैपेसिटर में क्या होता है आपका इंडक्टिव कैपेसिटर होता है, जैसे यहाँ पे इंडक्टिव आपका रिएक्टेंस है ना, यहाँ पे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सी हो गया। अब एक्सएल का फॉर्मूला होता था ओमेगा एल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 बाय ओमेगा सी। क्या होगा, 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू रख दिया। अब अगर आपका ऐसे हो ना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो ग्राफ जो होता है ना ऐसे बनता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बनता है। तो यहाँ पे एक्सी और म्यू के बीच में आपसे ग्राफ पूछे हैं तो एक्सपोनेंशियल। अब ये आपको ये ग्राफ दे दे, आपसे कौन सा पूछ ले कि कौन सा सर्किट है, आपको ये ग्राफ दे दे, पूछ ले कौन सा सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो यहां से यार एक एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोल देते हैं कि ना कैपेसिटर जो है ना ब्लॉक करता है डीसी को ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, एसी को नहीं करता। क्यों, डीसी को ब्लॉक करता है, जैसे कि आपकी एक्स ने आपको ब्लॉक किया था ना, वैसे ये डीसी को ब्लॉक करता है। कौन करता है, ये सी ब्लॉक करता है, सी, हाँ मतलब कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को। क्योंकि यार आप देखोगे ना फ्रीक्वेंसी होती है जो डायरेक्ट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 0, जबकि आपको ऑल्टरनेटिव करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है और वो
एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए जो है डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर कैसे आपका जो कैपेसिटर अलाउ करेगा, ठीक है। इसीलिए ये रीजन लिख के आओगे। आपसे पूछ रहे थे कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन कितना होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एंगल देखो, आई नॉट और वी नॉट के बीच में 90 एंगल है, cos फाई रखोगे कितना आ जाएगा 90, cos 90 0, तो पावर 0, ठीक है। ये चीजें हैं यार जो आपका तीनों में मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एलसीआर सर्किट और आपका ट्रांसफॉर्मर। तो एलसीआर सर्किट अभी हमने अलग अलग पढ़ा, आर एल सी पढ़ा, अब हम इसको क्या कर देंगे एक साथ, अगर हम तीनों को जोड़ दे तो क्या होगा। तो यार आज मैं एक गाना भी सुन रहा था, ओ हनी सिंह का नया गाना आया ना, शीशे आड़ी चुन्नी रे दवा दू काली रे, थार काली में आजा रे घुमा दू काली रे। लाइन यार लिरिक्स पे मत जाना, ठीक है। उसमें एक डायलॉग भी था, वो आज मैच खा रहा है थोड़ा। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे केमिस्ट्री टीचर क्या कर रहे हैं, पर आज मेरी फिजिक्स भी पढ़ ले छोरी। देखो भाई मजाक से हटके आ जाओ, एलसीआर सर्किट पे पढ़ते हैं। एलसीआर सर्किट में क्या है, अब जो तीनों अलग अलग पढ़ा है ना, तीनों अगर एक ही सर्किट के अंदर लगा दूं तो क्या होगा। देखो भाई रेजिस्टेंस भी लगा दिया, इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया, तो हमें पता है V इजिकल्स टू आई आर, V इजिकल्स टू आई आर, VL इजिकल्स टू एक्सएल आई, क्योंकि आपका जो इंडक्टर है उसमें रिएक्टेंस आ जाता है एक्सएल, जैसे ही आपका कैपेसिटर है उसमें भी आपका रिएक्टेंस आ जाता है एक्ससी, तो VL इजिकल्स टू एक्सएलसी और VC इजिकल्स टू XCI। अब आपका रेजिस्टेंस के अंदर करंट में और यहाँ पे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज में डायरेक्शन क्या होता है थीटा, एंगल कितना होता है 0, इन दोनों में VI में 90, उसमें भी 90 में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इंडक्टर में क्या लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है, यहाँ पे क्या लीड करता है करंट लीड करता है। तो अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल, यहाँ पे ये जो सर्किट है VL कहाँ है ऊपर, यहाँ पे देखो कैपेसिटर में V कहाँ है नीचे, तो VL ऊपर VC नीचे, VL ऊपर VC नीचे, और जो आपका I है वो यहाँ, इसमें भी यहाँ है, VL में भी यहाँ है और VC में भी यहाँ है, मतलब करंट तीनों में कांस्टेंट है। तो हमने करंट यहाँ पे रख दिया और VR यहाँ। अब यार आप कॉमन सेंस है यार, ये VL VC से ज्यादा भी हो सकता है या VC VL से भी ज्यादा हो सकता है, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब तो कमाल ही हो जाएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे इस चैप्टर का, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों नहीं इक्वल होंगे तब क्या होगा। देखो अगर आपका VL बड़ा है VC से तो VL माइनस VC लिखोगे, VL अगर VC से बड़ा है तो आपका Z, यहाँ पे ना देखो तीन टर्म है, एक है रेजिस्टेंस, एक हमने पढ़ी रिएक्टेंस, वो आएगी जब आपका इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, तब आप क्या यूज करोगे रिएक्टेंस यूज करोगे, जो कि आपका एनालॉग होगा रेजिस्टेंस का। लेकिन जब आप तीनों को इकट्ठा कर दोगे, या फिर जब आप RC सर्किट बनाओगे, RL सर्किट बनाओगे, या फिर LCR सर्किट जो हम अभी देख रहे हैं इसको बनाओगे, तब आप यूज करोगे रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस। क्या यूज करोगे भाई इंपीडेंस, जिसको डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। तो Z इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे रिजल्टेंट लेंगे R स्क्वायर, R तो VR का तो रेजिस्टेंस ही VR R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे VL अगर VC से बड़ा है तो VL माइनस VC का स्क्वायर। अब दूसरा केस लोगे जिसमें आपका VC VL से बड़ा होगा, उस केस में आपका इंपीडेंस आएगा Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर XC माइनस में XL होल स्क्वायर, वहां पे आपका इंपीडेंस ये आएगा। tan फाई मतलब कि एंगल निकालना है जो आपको, वो कुछ नहीं XL माइनस XC अपॉन में R, जब आपका VL VC से बड़ा हो, और जब आपका VC VL से बड़ा हो तब आपका XC माइनस में XL अपॉन में R। बहुत ही ईजी है, यहां से न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है। अब आती है तीसरी कंडीशन, जब VL और VC दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तब आपका क्या होगा। तो यार FM 93.5 FM तो सबने सुना ही होगा, तो वहां पे जो ट्यूनिंग होती थी ना FM के अंदर, कई बार घर घर आवाज आने लगती थी ना, उसका मतलब ये होता था कि आपका जो रेजोनेंस है वो आपका खराब हो गया है, आपका या XL XC से बड़ा हो गया है या XC XL से बड़ा हो गया है, दोनों इक्वल उस टाइम पे नहीं है। अगर इक्वल होते तो स्मूथली गाना चलता, लेकिन अगर स्मूथली गाना नहीं चल रहा है, घर घर की आवाज आ रही है, मतलब या तो आपका VL VC से बड़ा हो गया या VC VL से बड़ा हो गया। तो वही अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो अगर आपका जो ट्यूनिंग है FM के अंदर, जो वो मेंटेन कौन करता है, रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होगा, XL XC के इक्वल हो जाएगा। तो अगर XL XC के इक्वल हो जाएगा तो आप खुद देखो भाई, खुद देखो, यहां पे आप XL इज इक्वल टू XC कर दोगे, ये 0 हो जाएगी,
यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल, तो z इज इक्वल्स टू आर, मतलब इंपीडेंस इज इक्वल्स टू आर। अरे इंपीडेंस इज इक्वल्स टू आर, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अब ये बन गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या बन गया है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो आपका रेजिस्टेंस है या कह सकते हो इंपीडेंस है वो होगा मिनिमम, और जो आपका करंट होगा वो होगा मैक्सिमम। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन, तो आप बोलोगे कि जब आपका सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाए तो आपकी रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, या फिर मिनिमम इंपीडेंस आ जाए तब आपकी रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, या फिर आपका एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए तो भी आपकी क्या आ जाएगी? रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी। तो अगर ये आ जाएगी तो एक्सएल आपका ओमेगा एल बताया था, एक्सी आपका 1/ओमेगा सी बताया था, ओमेगा को यहां भेज दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और स्क्वायर को वहां पे अंडर रूट में, तो 1/√LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आता है, तो बहुत अच्छे से कर लेना। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2π न्यू लिख सकता हूँ, 2π को नीचे भेज दिया, म्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में LC। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले जो भी आपको लिखवा रहा हूं रेजोनेंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुन लो भाई, आपसे पूछे कि LCR सर्किट है, LCR सर्किट है, पावर फैक्टर कोस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर कि आप बताओ कि पावर फैक्टर यूनिटी है LCR सर्किट में, और आपसे पूछ ले इन तीनों में से क्या कंडीशन है? या तो VL VC से ज्यादा होगा, दूसरे में VC VL से ज्यादा हो सकता है, या रेजोनेंस कंडीशन हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि रेजोनेंस कंडीशन में ही यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में Z इज इक्वल्स टू R हो जाता है, और आपने यहां देखा था कि जब आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो आपका जो एंगल होता है वो हो जाता है 0 और cos फाई हो जाता है 1, यूनिटी हो जाता है। और यहां पे भी तो Z इज इक्वल्स टू R हो जाता है, मतलब कि ये प्योरली रेजिस्टिव की तरह एक्ट करेगा। तो cos फाई अगर यूनिटी है तो आपका रेजोनेंस है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओ LCR सर्किट में। तो यार जो आपका इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी है ना, पहले तो आपका जो इंपीडेंस है यानी रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ घटता है, फिर एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, देन इंक्रीज करता है। तो पहले डिक्रीज, देन मिनिमम वैल्यू अटेन, देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब एक बात सुन लो, वाटलेस करंट, ये वाटलेस करंट कई बार पेपर में आ जाता है। क्या होता है ये वाटलेस करंट? तो ध्यान से सुनो, वाट का मतलब ना पावर से रिलेशन होता है, पावर। तो पावरलेस और पावरलेस कैसे यार? पावरलेस का मतलब तो यही हुआ ना भैया कि पावर 0 हो जाए, और पावर 0 तो आपने दो में बताई है, एक इंडक्टिव सर्किट के अंदर बताई भाई पावर 0, कहां है भाई पावर 0, एक कैपेसिटिव सर्किट में बताई पावर 0। तो इसका मतलब यही नहीं है भैया कि आपका जो वाटलेस करंट है वो आपका इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर है। यार आपने तो बहुत सही पकड़ लिया, बिल्कुल यही है। अब आपका जो वाटलेस करंट होता है ना, इसके अंदर जो आपका पावर फैक्टर होता है यानी कि cos फाई वो 0 होता है, और जो आपका पावर डिसिपेटेड होता है, पावर डिसिपेटेड भी 0 होता है। तो आपसे वाटलेस करंट पूछे तो वही करंट जिसमें पावर डिसिपेटेड 0 हो, या cos फाई जो आपका पावर फैक्टर है वो 0 हो, उसको वाटलेस करंट बोलते हैं, जो कि इन दोनों के अंदर होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो ये पूरा पोर्शन आपका हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जिसमें से 100% पेपर में आएगा भाई, 100% पेपर में आएगा। तो उससे पहले आपको बता देता हूं IRMS। IRMS तो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि जो करंट की एवरेज वैल्यू होती है ना ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो 0 होती है, इसीलिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो होती है I0/√2। I0 क्या है? आपका मैक्सिमम करंट जो है वो आपका I0 है। तो आपसे IRMS इज इक्वल टू I0/√2 प्रूफ करवा लेते हैं, या VRMS इज इक्वल टू V0/√2 प्रूफ करवा लेते हैं। दोनों की डेरिवेशन मैं आपको एक PDF में दूंगा, 4 डेरिवेशन, इस चैप्टर से 4 ही डेरिवेशन है, सिंपल है। 2 आपको मैंने यहाँ पे बताई, एक ये और एक इसकी, और ये दोनों, ये चारों डेरिवेशन आपने बहुत ही अच्छे से कर लेनी है, बहुत ही सिंपल है, आपको PDF में दूंगा। तो ये टॉपिक क्या है? DNA, डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आती है, और आता है भाई ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से कर लेना। अब आता है भाई ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की एक एक चीज जो बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलना भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूं स्क्रीन पे, जिससे हमें ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। तो यार देखो, इसके अंदर आपको एक दिख रहा होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर यार इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जनरेटर से। AC जनरेटर हम पढ़ेंगे किस में? इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो रिवीजन कराऊंगा उसमें कराऊंगा। तो आपका जो AC जनरेटर है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी आई किस में? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। तो यार आपने देखा होगा कि आपका जो सिटी है, आपका जो एरिया है, उसके एक पास में ट्रांसफॉर्मर होता है, और एक आपने ट्रांसफॉर्मर वो भी देखा होगा, वो बहुत ही बड़ा होता है,
और उसके आसपास कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं होते, तो वो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है। और वो जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे भाई? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिससे प्राइमरी इनपुट मिलता है, जिससे सप्लाई हमारे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर में मिलती है। तो सबसे पहले हमें जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, जो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है। फिर उससे जो हमारे खंबे लगे होते हैं ना, बीच बीच में टावर्स लगे होते हैं हमारे एरिया में, वो बड़े से ट्रांसफॉर्मर से उन टावर्स के अंदर क्या है, आपकी बिजली गई, इलेक्ट्रिसिटी गई। और उन बड़े टावर से हमारे जो सिटी के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के अंदर बिजली पहुंचाते हैं। तो समझ में आई बात कि हमारे घर में बिजली कैसे आती है। तो होता क्या है ट्रांसफॉर्मर? यार ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करेगा, कम कर देगा या आपको बढ़ा देगा। किसको? वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को। जो आपका इनपुट आपको वोल्टेज मिल रहा है, जो वोल्टेज आप हमारे घर के अंदर आ रहा है, उसको अगर आपने कम करना है या बढ़ाना है तो आपका ट्रांसफॉर्मर करेगा वो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होती है ना, 95% से 98% तक होती है। कई बार पूछ लेते हैं इतनी ज्यादा एफिशिएंसी क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग कॉइल नहीं है, कोई भी रोटेटिंग आपका सब्सटेंस इसके अंदर हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी होती है 95 से 98%। बहुत ही ज्यादा यार, हमारी परसेंटेज से भी ज्यादा है, ठीक है। एफिशिएंसी पता चल गया। अब देखो, आपका एक होता है इसमें प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं है। प्राइमरी इनपुट जो है ना और सेकेंडरी इनपुट के बीच में है एक कोर। क्या है? आयरन कोर, जिसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर है जिसकी वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर करंट पहुंच रहा है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जो होता है ना आपका, वो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर, वो कहां पे होता है यार? इतनी दूर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के पास में। तो आप देख रहे हो क्या उन दोनों के बीच में कोई लिंकेज है? नहीं है। उन दोनों के बीच में टावर्स, और वही टावर्स क्या काम कर रहे हैं यहां पे? क्या काम कर रहे हैं भाई? सॉफ्ट आयरन कोर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इनपुट आपका सप्लाई देगा जो, ठीक है, और इसके बीच में एक कोर, और देन सेकेंडरी आउटपुट जो हमें लोड लेगा, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए। अब इन दोनों से एक दूसरे में कैसे जा रहा है करंट? तो ये जाता है भाई म्यूचुअल इंडक्शन से। किससे जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जो आपका करंट है वो इससे सेकेंडरी में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका करंट है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में चले जाता है। यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पे आपको रेशोज याद रखनी है। मान लो कि जो हमारा प्राइमरी इनपुट है उसमें E1 पोटेंशियल है, जो आपका सेकेंडरी है उसमें E2 है, और नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये जो आपकी टर्न्स है ना इस पे, ठीक है, ये जो टर्न्स है ये कितनी है? इसमें N1 है प्राइमरी में, N2 है सेकेंडरी में, और ये I1 I2 है करंट, इसमें I1 इसमें I2। मतलब कि आपका इनपुट वोल्टेज और अपन में आउटपुट वोल्टेज का जो रेशो है उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। द रेशो ऑफ इनपुट वोल्टेज अपन आउटपुट वोल्टेज इज आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, K से डिनोट करते हैं। तो E1/E2 आपका N1/N2 होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो आपका I2/I1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में भी आता है और आगे भी यूज करेंगे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पावर कांस्टेंट होती है। क्या होती है भाई? पावर कांस्टेंट। तो आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज कांस्टेंट होती है, तो पावर कांस्टेंट है, जो प्राइमरी में होगी वही सेकेंडरी में पावर होगी, ठीक है। अब यार आपका जो टॉर्क है ना, और दो टाइप के होते हैं। टॉर्क मतलब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है ना, सेम ही है, प्राइमरी है, सेकेंडरी आपका कॉइल है, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो है ना, ठीक है। अब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा सेकेंडरी के अंदर जो आपका ये कॉइल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपकी किस में है? स्टेप अप में ज्यादा है, अप है मतलब ज्यादा, तो आपका E1 E2 से ज्यादा होगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है आपका 1 से ज्यादा है, आपको दे दे K जो है 1 से ज्यादा है, तो बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? तो आपका स्टेप अप है, ठीक है। अप का मतलब ज्यादा, तो K1 से ज्यादा, E2 सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो करंट प्राइमरी में ज्यादा होगा, ठीक है। और स्टेप डाउन में क्या है? इसमें डाउन मतलब कि आपका जो सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो जाएंगी, तो और डाउन का मतलब
1 से कम, तो K की वैल्यू अगर 1 से कम है स्टेप डाउन, E1 E2 से ज्यादा होगा, मतलब प्राइमरी के अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा, और E1 और N1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो N1 मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा, और I2 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे करंट जो है सेकेंडरी में ज्यादा प्राइमरी में कम। अब आपसे पूछ लेते हैं क्या हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लॉसेस। यार अब ये ट्रांसफॉर्मर है ना, इतना प्रॉपर काम चल रहा है, तो कुछ चीजें तो लॉस भी होती है, तो एनर्जी लॉस होती है डिफरेंट फॉर्म के अंदर, या फिर कई चीजें लॉस होती है, तो हम देखेंगे। सबसे पहला होता है कॉपर लॉसेज। यार इसके अंदर कॉपर वायर यूज हो रही है, तो कॉपर वायर जब हीट होगी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से आपका जो है क्या होगा, कॉपर लूज होगा, जो कि आपका पावर होता है ना P=I²R, तो वो उतना जो पावर है वो लूज हो जाता है जूल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये लॉस बचाने के लिए हम मोटी कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं, थिक कॉपर वायर का हम यूज कर सकते हैं ये लॉस बचाने के लिए। अब यार दूसरा है एडी करंट लॉस। तो यार यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका जनरेट होगा, वो जो है आपका एडी करंट जनरेट कर देता है, और ये जो एडी करंट है ना, ये आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें चले जाता है, और वो क्या होता है, हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है, एनर्जी लूज कर देता है। और इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, लैमिनेटेड कोर का यूज कर सकते हो, मतलब कि जो आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हो ना, उस पर एक लैमिनेशन लगा देते हैं, तो अगर वो लैमिनेशन लग जाती है ना, तो वो एडी करंट आपका लूज ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लैमिनेटेड कोर क्या कर देगी, रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी, और रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता ही तो है, तो ये जाने नहीं देगा, तो एडी करंट लॉस बच जाएगा लैमिनेटेड कोर का यूज करोगे। तीसरा है भाई हिस्टेरेसिस कर्व, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है, तो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आयरन है हम वो वाला यूज करते हैं जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम हो। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर वो यूज हुआ था जहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम हो, इसीलिए हम जो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं वो ऐसा यूज करते हैं इसमें हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम हो। अब लास्ट में आता है भाई फ्लक्स लीकेज। देखो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो वो लीक भी तो होता है ना, और उस लीक को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्यों लीक क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में गैप है यार, गैप है, तो ये गैप है इसीलिए आपका जो है ये लीक करता है। तो अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बहुत पास में है, तो आप इन दोनों को ऊपर ऊपर नीचे रख सकते हो। अगर आप ऊपर नीचे रखोगे ना, तो इसमें से जो आपका फ्लक्स है वो लीक नहीं होगा, लेकिन ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में पास में दूर दूर में हो, तो फ्लक्स लीकेज बचाया नहीं जा सकता। तो यार ये था आपका प्रॉपर ऑल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन। इसमें से जो भी चीजें मैंने कराई, फॉर्मूले से लेकर रेजोनेंस कंडीशन से लेके आपके ग्राफ, आपका जो पावर है, या फिर मैंने आपको ये भी कराया कि ब्लॉक करता है डीसी को, और एलसीआर सर्किट, जो भी चीजें मैंने बताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए बेस्ट, और 69 रुपीज में खाली दे रहा हूं, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सारे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और डेरिवेशन भी है हमारे पास, डायग्राम भी है सारे चैप्टर्स की, और फॉर्मूला शीट भी है, माइंड मैप्स भी है। तो उनका एक पैकेज है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 399 में सब मिल जाएगा फिजिक्स का, तो आप वो भी ले सकते हो, जिसमें डेरिवेशन, डायग्राम, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो 69 रुपीज में मिल जाएंगे, और फ्री में माइंड मैप्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे, और आपको डेरिवेशन बताई मैंने 4, 1, 2 और 3, 4, ये चारों की पीडीएफ फ्री ऑफ को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और होप आपने पेन कॉपी लेके इसको नोट किया होगा। इसी तरह की रिवीजन चाहिए, अगली एटम एंड न्यूक्लियर पे वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उसको भी देखते रहना और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।